हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों, है ना। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इतने अच्छे से वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, रिस्पांस कर रहे हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर आपको दिक्कत होती रहेगा ना तो आप हमको ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया कीजिए। आपको मैं इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर कर आपको देता चला जाऊँगा, ठीक है ना। लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछना है दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही जाके है ना क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं मास वे में सारे बच्चों को एक साथ ही है ना वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकूं, ठीक है दोस्तों। आइए, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक बार मैं रिपीट कर रिवाइज़ करवा देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे पहली मरतबे देख रहे हैं है ना उन्हें ऐसा ना लगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो पहली मरतबे देख रहे हैं वो पहले मेरा पार्ट 1 देखें, प्लेलिस्ट में जाएं, पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें। अभी हम लोग चल रहे हैं सर 02 इसका मतलब ये पार्ट 2 है। किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला जो कंडीशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कहता है क्या चीज़ कि A1/A2 का रेशियो जो होगा दोस्तों वो कभी भी बराबर नहीं होगा B1/B2 के रेशियो के। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहता है कि A1/A2 का रेशियो वही होगा जो B1/B2 का होगा, और वही होगा जो C1/C2 का होगा, है ना। जबकि आप पढ़े थे कि सर इन्फिनाइट सॉल्यूशन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंसिस्टेंट, जबकि दूसरा क्या था दोस्तों, तीसरा क्या था, नो सॉल्यूशन। तो किसी भी है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब A1/A2 का रेशियो बराबर तो आ जाए B1/B2 के रेशियो के, लेकिन बराबर नहीं आए C1/C2 के रेशियो के ना, तो हम इस केस में कहेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का एक और नाम मैंने आपको बताया था कि इसको सर इनकंसिस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। जबकि चौथा कंडीशन था नॉन जीरो सॉल्यूशन का, जिसमें आपको बताया गया था कि A1/A2 का रेशियो एग्जैक्टली बराबर आता है B1/B2 के। तो आइए उसी क्वेश्चन को है ना उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और हम लोग अभी सीखेंगे दोस्तों। अभी मैं आप पे कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये बनाना है वो बनाना है, नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना आप मेरे साथ पढ़ते चले, है ना। कुछ लड़के ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, वो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए, है ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से आपको के का वैल्यू निकालना है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो भाई हम लोग को फिर से के का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फिर से लिखेंगे गिवन में, है ना। सॉल्यूशन लिखिए, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं ना दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन लिखिए दोस्तों। तो गिवन इक्वेशन क्या था वो पहले मेंशन कीजिए। मेरे पास था kx + 3y। अब इसको एक सिंगल टर्म मानेंगे, ठीक है ना, नहीं तो लड़के यहाँ क्या गलती करते हैं -k + 3k। वैसा नहीं करना है, कभी भी बाइनोमियल ट्राइनोमियल उसको एक सिंगल टर्म मानिए, उसके आगे अगर साइन अगर प्लस है तो इधर आगे तो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो जैसा साइन था उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे दोस्तों, और ये बराबर 0, पहला इक्वेशन। सेकंड आइए, 12x प्लस का ky माइनस का k = 0, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप यहाँ से लिखेंगे सिंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर A1/A2 ये हम जानते हैं कंडीशन होता है इन्फिनाइट सॉल्यूशन का, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैंने बोला था ना कि 3 केस बनाएंगे, तो केस 1 जब सर A1/A2 का रेशियो बराबर लेते हैं B1/B2 के। तो आप देखिए A1 क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है k, A2 क्या है, x का कोफिशिएंट नीचे में, ठीक है, B1 क्या है, y का कोफिशिएंट ऊपर में +3 और y का कोफिशिएंट नीचे में प्लस का k। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, k × k करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा k² और 12 3 कितना हुआ 36। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर हटाते तो इधर रूट होता है ना दोस्तों, तो आप जैसे ही रूट देंगे है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों निकलेगा, तो यहाँ से आंसर आया +/6। तो k का वैल्यू +6 भी हो सकता है और k का वैल्यू -6। तो यहाँ से k का वैल्यू
प्लस का 6 भी हो सकता है और k का वैल्यू -6, क्योंकि डिग्री 2 है ना दोस्तों, कभी भी डिग्री 2 रहेगा तो 2 सॉल्यूशन आएगा। कभी लड़के यहाँ पे +6 खाली लेके चलते हैं तो वो गलत हो जाएंगे। कभी भी अगर डिग्री 2 है इसका मतलब कि k का 2 वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। अगर डिग्री 1 रहता ना तो k का वैल्यू 1 आता, ठीक है, एक सॉल्यूशन आता। यहाँ पे 2 सॉल्यूशन आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सर। अब हम लोग केस 2 डिस्कस करेंगे जब सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो सेकंड क्या है दोस्तों, सेकंड तो हमने लिखा ही नहीं ना, ठीक है, तो यहीं पे आगे बढ़ जाते हैं। क्या A1/A2 तो ये हो गया k/12 है ना, B1/B2 हो गया 3/k और C1/C2 हो गया दोस्तों k-3/-k। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसके बाद ये प्रोसेस था केस 1 में। अब केस 2 में हम लोग जो है सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे। तो सेकंड क्या था 3/k, ये बराबर आना था k-3 और अपॉन में दोस्तों क्या है फिर से k है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3k, यहाँ पे k इंटू के हो जाएगा k² और k इंटू -3 हो जाएगा दोस्तों माइनस का 3k। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब आराम से देखिए कि सर इस 3k को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो k² तो पहले से तो पॉजिटिव है, -3k भी था, अब ये भी +3k इधर आएगा तो माइनस का 3k और लेफ्ट हैंड साइड क्या बच जाएगा 0। अब आप अगर ध्यान से देखें तो k² -6k बराबर 0, ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखिए ध्यान से, है ना, कि यहाँ से क्या कर सकते हैं सर k कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने k कॉमन लिया तो यहाँ बचा k -6 = 0, ठीक है ना। अब आपके पास दो नंबर कभी भी अगर आपके वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो ईच टर्म बारी बारी से 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे आइदर, है ना, k = 0 और k -6 = 0। तो यहाँ से फिर से प्लस का क्या आया दोस्तों 6, तो एक k का वैल्यू यहाँ से 0 आया, एक k का वैल्यू यहाँ से +6 आया। तो यहाँ भी देख रहे हैं k का वैल्यू +6 है। चलिए सर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों केस थर्ड को। आइए केस थर्ड को डिस्कस करते हैं। केस थर्ड में हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेंगे ना, तो आइए k/12 और यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स k -3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k² हो गया। 12 को जब k से गुना करेंगे तो 12k, 12 को जब -3 से गुना करेंगे तो 12 3 जा -36। सारे टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड लाइए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, कांस्टेंट टर्म, सबको शिफ्ट कीजिए लेफ्ट साइड। तो +12k है तो माइनस का 12k, -36 है। अब ये तो क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आप लोग 9th में खूब पढ़े हैं। तो आइए सर इसको फैक्टराइज किया जाए। ऐसे करना है कि जोड़ने घटाने पे हमको 12 मिलना चाहिए और गुना करने पे 36 मिलना चाहिए। तो भाई 6 6 जा तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से कि सर -6k और -6k दोनों को ऐड करेंगे तो -12k मिल जा रहा है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 × 6 36 और k × k k²। यही ना होता था कि स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग कांस्टेंट वाले टर्म के साथ गुना करते थे, यही ना दोस्तों। तो क्या आता था 36k², है ना। अब इसी को स्प्लिट कर दिए -6k और -6k, तो गुना में देखिए माइनस माइनस प्लस, 6 6 जा 36, k × k k²। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे, दो निगेटिव को कभी भी जोड़ते तो काम करते हैं जोड़ने का, लेकिन सिंबल देते हैं माइनस का, तो -6k -12k एग्जैक्टली सही है। अब यहाँ से देखिए k कॉमन आ रहा है ना, तो आप k कॉमन निकालिए। तो आप बोलेंगे सर जब k कॉमन निकाला गया तो यहाँ k -6 और यहाँ से -6 कॉमन निकालेंगे। कभी भी थर्ड टर्म निगेटिव है ना तो माइनस भी कॉमन होता है, तो k -6 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन का खास बात ये है ना कि जो यहाँ कॉमन होगा वो यहाँ भी कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है आप लोगों से तो आप लोग जान जाइए कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रहा है। फिर से आप k -6 कॉमन ले सकते हैं ना, तो k -6 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा k और यहाँ फिर से बचा -6 = 0। तो इस केस में एग्जैक्टली k का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, दोनों केस में 6 ही आएगा। क्यों? अगर जिनको दिक्कत हो रहा है सर फिर से देखिए, दो नंबर वेरिएबल प्रोडक्ट में है ना, तो हम कहेंगे आइदर k -6 = 0 और यहाँ भी k -6 = 0। तो दोनों केस में देखिए दोस्तों, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब आपको मैंने क्यों बोला कि आप 3 केस लेके बनाइए,
क्योंकि ये दो केस में तो यहाँ k का वैल्यू +6 है, -6 है, यहाँ तो k का वैल्यू 0 है, +6 है। लेकिन तीसरा केस से आपको ये डिसाइड हो गया कि k का जो कॉमन टर्म है, जो सब में कॉमन है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, कि k यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है +6, k यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है और k यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लास्ट में क्या बोलोगे, आप यही ना बोलेंगे कि सर k का जो वैल्यू होगा वो +6 होगा, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे फिर से कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आप देख रहे होंगे कि सर मैंने यूनिक सॉल्यूशन पे उतना कंसंट्रेशन नहीं किया, उतना फोकस नहीं किया, लेकिन इन्फिनाइट सॉल्यूशन पे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। आपको पता है क्यों? क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना ना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप लोगों को, कि आप लोग इसके एकदम आदी हो जाएं कि अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सके। आइए सीखते हैं फिर से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन। जितना मैं लिख रहा हूँ ना ये एकदम सफिशिएंट है दोस्तों, इससे कम भी नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना है। तो x k+1 इंटू वाई, ठीक है, और ये +5 है, इधर आएगा तो -5 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन हो गया दोस्तों। सेकंड इक्वेशन को लिखिए k+1 इंटू एक्स 9y और 1 - 8k। ये तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हुआ है ना, और राइट साइड 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए अब आप क्या लिखेंगे, सिंस करके, सिंस, है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर आप क्या बोलेंगे सर, A1/A2 का रेशियो वही होता है जो B1/B2 का होता है, वही होता है जो C1/C2 का होता है। अब ध्यान से देखिए, फिर से जो बच्चे नहीं सीखे हैं फिर से सीखिए। A1 क्या होता है, ऊपर में जो होता है ना फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो x के बगल में तो कोई नंबर है ही नहीं, तो नहीं पूछे तो क्या है, 1 है। यहाँ A2 क्या है, तो नीचे में जो x का कोफिशिएंट है क्या है यहाँ पे, k+1, तो आपने लिखा सर k+1। B1 देखिए तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, y के बगल में, आपने बोला सर k+1। B2 देखिए तो y के बगल में नीचे में क्या है, तो आपने बोला +9। साइन देखिए दोस्तों, साइन भी देखते रहना है। अच्छा सर, आपने बोला +9। अच्छा सर, C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म, आप देख रहे होंगे -5 है, और C2 क्या है, ये पूरा टर्म प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ब्रैकेट में जो था वैसे ही लिख देंगे। अब आपको यहाँ से फिर से 3 केस बनाने हैं। आइए एक एक कर डिस्कस किया जाए। केस 1, 1/k+1 और k+1/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्त, तो 9 यहाँ हो जाएगा। देखिए तो k+1 यहाँ भी है और k+1 यहाँ, 2 बार है ना ये टर्म, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, k+1 का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे क्यों नहीं सर, अब ऐसा करने से ये क्या हुआ कि a + b का होल स्क्वायर हो गया, जो होता है a² + b² प्लस का 2ab। अब इसको फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई कीजिए, तो अब यहाँ से देखिए तो इस +9 को उठा के इधर लाएंगे, तो k² तो पहले इधर था, फिर +2k भी था तो +2k किए। अच्छा सर, +1 भी था, +1 भी किए, +9 जब इधर आएगा तो आप बोलेंगे सर -9 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड क्या बचेगा, 0। हमने कुछ नहीं किया, इस +9 को उठा के इधर लाए तो इधर का टर्म 0 बचा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो आप देख रहे होंगे कि सर फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, -9 + 1 तो -8। बहुत जल्द हम लोग क्वाड्रेटिक में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए साइन के साथ, तो यहाँ प्लस का k² है या माइनस का है, तो आपको गुना करने पे क्या आएगा, -8k²। इसको स्प्लिट करना रहता है, ब्रेक करना रहता है, तोड़ना रहता है, इस तरीके से कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला टर्म मिले,
ठीक है, और गुना करने पे फिर से हमको वही टर्म मिल जाए, ठीक है ना। तो हम कहेंगे सर 4 2 जा 8 कर दीजिए ना। तो सर देखिए 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो आएगा, लेकिन साइन तो माइनस है ना। तो अब इन दोनों में से कोई एक साइन होगा, लेकिन आप बीच वाले टर्म के बगल का साइन देखिए क्या है, प्लस में है। इसका मतलब बड़ा वाला नंबर प्लस में होगा, छोटा वाला नंबर माइनस में होगा, और के यहाँ भी, के यहाँ भी। अब आप ध्यान से देखिए सर, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, के इंटू के स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे तो ये टर्म मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मिल रहा है ना। और अगर प्लस 4k में से -2 जाएगा तो प्लस का 2k बचेगा, जो कि मिडिल टर्म हमको चाहिए था, वो भी मिल रहा है सर। इसका मतलब ये स्प्लिट हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 2k माइनस का 8 बराबर 0। अब आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ से k कॉमन है तो आप k कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से k प्लस 4, यहाँ से माइनस थर्ड टर्म जब भी है तो हम कहेंगे -2 कॉमन, तो k प्लस 4। अब आप चेक कर सकते हैं, k को सर k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, k को जब 4 में गुना करेंगे तो प्लस का 4k, -2 को जब k में गुना कीजिएगा तो माइनस का 2k, और -2 को जब 4 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 8। अब आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ टर्म है वही टर्म यहाँ पे है। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने बता रखा है कि आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या बोला सर, k प्लस 4 कॉमन ले लीजिए। लो भाई कॉमन ले लिया गया। अब जैसे ही यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा k और यहाँ बचा -2 बराबर 0। अब दो नंबर प्रोडक्ट में 0 के बराबर है, तो आप क्या बोले थे आपको कि आइदर आप बोलेंगे सर k प्लस 4 0 के बराबर या फिर k -2 0 के बराबर। तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा -4 और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा +2, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आया k का, या तो -4 होगा या तो 2 होगा। अब इसी तरह से हम लोग केस 2 को बनेंगे और सॉल्व करेंगे। आइए केस 2 को सॉल्व किया जाए। केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर सेकंड में हम लोग इक्वेट करेंगे सेकंड और थर्ड वाले को। तो आइए क्या है, k प्लस 1/9 और यहाँ पे है दोस्तों -5/1 माइनस का 8k, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। और आप जानते हैं 9 5 जाए कितना हो जाएगा सर, 45 माइनस का। अब सॉल्व कीजिए, तो k को जब 1 में गुना करेंगे तो k, प्लस k को जब -8 में गुना करेंगे तो -8k स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 को 1 में गुना करेंगे तो +1, प्लस 1 को जब -8k में गुना करेंगे तो माइनस का 8k होगा, और ये बराबर माइनस का 45। अब आप सॉल्व करें, तो आप जानते हैं सर कि स्क्वायर वाला टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसको उधर ले जाएंगे। इसका मतलब सारे टर्म को उठा के राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो -8k स्क्वायर जब राइट साइड गया, आपने बोला पॉजिटिव हो जाएगा सर। -8k और प्लस के कितना हुआ, माइनस का 7k, और जब -7k उधर जाएगा तो आप बोलेंगे सर प्लस का 7k हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब ये +1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब -45 पहले से था तो आप बोलेंगे सर 45 में एक जोड़ दीजिए ना, तो दोनों आ गया। बोलिए दोस्तों यहाँ तक में कोई दिक्कत है, तो आप बोलेंगे सर नो। अब तो ये इतना बड़ा फैक्टराइजेशन आ गया, अब इसको कैसे स्प्लिट करें, ठीक है ना। तो अब फिर से आपको इन दोनों को प्रोडक्ट लेना है ना साइन के साथ। तो देखिए 46 को पहले 8 से आप गुना कर लीजिए, तो 8 6 जा 48, 4 8 4 जा 32 और 4 36। अब ये 368 आया दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। किसको किसको, तो आप बोलेंगे सर 8k स्क्वायर को जब हमने -46 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया। अब इस नंबर को तोड़ना है कि बीच वाला टर्म मिल जाए प्लस का 7k, और प्रोडक्ट जो आए दोनों नंबर का वो फिर से हमको 368 माइनस में आना चाहिए। तो अब आप कुछ नहीं कीजिए, बड़ा नंबर जब रहे तो सीढ़ी बनाइए और फैक्टर निकालिए। तो 4 से ले जाते हैं दोस्तों, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर आप बोलेंगे 4 से फिर जा रहा है सर, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अगर आप देखिए कि इन दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आता है 16, और इसका कितना आया 23। अगर 23 में से 16 घटाएंगे दोस्तों तो क्या 7k मिलेगा, आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर। और जब 23 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 360 तो मिल ही जाएगा। अच्छा लेकिन यहाँ साइन प्लस में है सर, इसका मतलब बड़ा नंबर प्लस में रखना है, छोटा नंबर
माइनस में रखना है। बहुत अच्छे से आपको समझाया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए ठीक है, यहाँ से आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो 8k² लिखें, प्लस में लिखेंगे 23k और माइनस में लिखेंगे 16k और माइनस का 46 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसका काम ख़त्म। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सर कि अब इन दोनों में से तो कुछ कॉमन लेने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, -16 को पहले लिख दीजिए, +23 को बाद में लिख दीजिए, तो आपको आसान पड़ेगा कॉमन लेने में। तो 8k² -16k को पहले लिख दिए और 23k को बाद में लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि साफ साफ दिख रहा है सर कि कॉमन आ रहा है 8k। तो आप 8k कॉमन निकालें तो यहाँ k और 8k पहाड़ा में 16 कितने बार में, 2 बार में। यहाँ बोलेंगे सर 23 कॉमन है तो k माइनस का फिर से 2 बराबर 0। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं कि सर फिर से कॉमन है, तो आप k-2 फिर से कॉमन निकालिए। यहाँ हो जाएगा 8k प्लस का 23 बराबर 0। अभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आपको क्या सिखाया गया, आप बोलेंगे सर आइदर, है ना, k-2 इज इक्वल टू 0 और है ना, आप बोलेंगे सर 8k प्लस 23 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू 2 आया और यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो +23 उधर गया तो -23, 8 से डिवाइड करना होगा। तो अब आपका यहाँ से k का 2 वैल्यू ये आया। अभी भी आप देख लीजिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, k का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब केस थर्ड में भी एक ऐसा सॉल्यूशन आएगा k का जहाँ पे k का वैल्यू 2 होगा, है ना। तो आइए दोस्तों जगह बनाते हैं क्या, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोस्तों केस नंबर थर्ड को। आइए केस नंबर थर्ड, है ना। तो जो बच्चे अभी तो यहाँ तक नहीं लिखे थे वो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके वहाँ पे जाएंगे और फिर बाकायदा केस 1, केस 2 और केस थर्ड सॉल्व करते आएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, केस थर्ड में हम लोग लेंगे फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो 1/k+1 और -5/1 माइनस का 8k था दोस्तों। जब 1 - 8 को 1 में गुना कीजिएगा तो ये तो 1 - 8 के ही रहेगा। अच्छा सर, k को जब -5 में गुना कीजिएगा तो माइनस का 5k, +1 में जब -5 से गुना कीजिएगा तो माइनस का 5। k वाले को एक तरफ कर दीजिए तो -8k प्लस का 5k माइनस का 5 और ये प्लस उधर गया दोस्तों तो माइनस का 1। आपने बोला नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है सर, आंसर नेगेटिव में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा दिए तो माइनस का 3k। यहाँ दोनों टर्म नेगेटिव है, काम करेंगे जोड़ने का सर, चिन्ह दे देंगे माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 14। देयरफॉर यहाँ से k का वैल्यू फिर से देखिए दोस्तों क्या आया। तो आपने क्या देखा सर, तीनों केस में जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा, तो k बराबर 2 इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आपको, है ना, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकालने होंगे ना तो आपको एक इक्वेशन या एक से अधिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा। आप समझ रहे हैं क्या बन रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा ना तो उसको आपको फैक्टराइज करने आना चाहिए, है ना। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वेट फॉर, है ना, 7 और 6 days, आफ्टर दैट आई टीच यू हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन फिर भी मैंने, है ना, उम्मीद किया एक एक चीज़ समझाने का कि सर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कुछ दिनों के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक भी सीखेंगे फैक्टराइज करना, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे, एक एक ट्रिक के साथ सीखेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आप उम्मीद कर लीजिए एग्ज़ाम में कि 3 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 3 से 4 नंबर लेकर आएगा दोस्तों, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक का जो भी पढ़ाया गया है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन बच्चों को थोड़ा सा अगर दिक्कत बुझा रहा होगा ना तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो को बार बार, है ना, रिवाइंड कर बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर उसको बार देखें।
और मेरी एक एक कही बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना, और फिर जो है ना, सीखने की कोशिश करें, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी बच्चे को अभी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पेशेंस रखें, अगले क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा जाएंगे। लेकिन ये हो गया मेरा आज बेसिक लेवल ख़त्म, ये आज हुआ सेकंड लेवल ख़त्म। अब हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुँचेंगे अगले क्लास में, जहाँ पे जाहिर सी बात है हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, फिर आज के लेक्चर 2 में आपने देखा होगा कि मैंने एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए जो आपके वाकई बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगले क्लास में इससे एक लेवल ऊपर ले जाएंगे आपको, और वहाँ पे दिखाएंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो कैसे करेंगे सॉल्व। अभी तक क्या था ना कि एक वेरिएबल का वैल्यू पूछ रहा था, अगले क्लास हाई लेवल का जो क्लास होगा उसमें दो वेरिएबल का वैल्यूज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो जो क्वेश्चन होगा वो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ साथ सबमर्ज्ड कर देगा किसको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, और एक तगड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद जब मैं पूरा पढ़ा दूँ ना दोस्तों, तब मैं आपको बोलूँगा कि नाउ यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, ठीक है ना। तो आप बेधड़ल्ले एकदम तवातोड़ जो है बनाना शुरू कीजिए। जिसके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी बनाएंगे, जिसके पास आर.एस. अग्रवाल है वो आर.एस. अग्रवाल से बनाएंगे, जिनके पास आर.डी. शर्मा से जो पढ़ते हैं वो आर.डी. शर्मा से बनाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और जब ये सब चैप्टर ख़त्म होगा दोस्तों, तो फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने तरफ से जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे 2021 के लिए ना, 2021 के लिए, तो मैं करवाऊँगा। इसलिए आप पेशेंस रखिए। अभी हम लोग के पास 4 महीना टाइम है, बहुत टाइम है दोस्तों, ठीक है। मैं एक दिन में मैथ कंप्लीट करने वाला इंसान हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो 4 महीना टाइम है दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।